आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की। लेकिन हम सिर्फ किताब की बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे उसके पीछे की कहानी, और वो भी खुद स्टीवन हॉकिंग के शब्दों में। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, ब्रह्मांड कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई? ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों के नहीं हैं, ये हमारे हैं, हम सबके। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब की शुरुआत इन्हीं सवालों से की, और शायद यही बात इस किताब को इतना खास बना देती है। तो मिशन था ब्रह्मांड को समझाना, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हॉकिंग ने देखा कि मॉडर्न साइंस वो इतना टेक्निकल, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि आम लोगों के लिए उसे समझना लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा था। और इसीलिए 1982 में उन्होंने एक लक्ष्य बनाया। उन्होंने तय किया कि वो यूनिवर्स के सबसे गहरे राज, उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की कहानी इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि कोई भी जिसके पास साइंटिफिक एजुकेशन न भी हो, वो भी उसे समझ सके। अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज, जीनियस को सिंपल कैसे बनाया जाए, और वो भी गणित के उन डरावने फॉर्मूलों के बिना। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। आखिर ब्रह्मांड को कैसे समझाया जा सकता है बिना लोगों को गणित से डराए? ये एक ऐसी पहेली थी जिसे हॉकिंग को सुलझाना ही था। और फिर उन्हें एक बड़ी ही मजेदार सलाह मिली। किसी ने उनसे कहा था कि किताब में डाला गया हर एक इक्वेशन उसकी सेल्स को सीधा आधा कर देगा। सोचिए, एक तरह से ये एक अल्टीमेटम था। तो हॉकिंग ने एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, और इसके लिए उन्होंने लगभग सारे इक्वेशंस को किताब से बाहर रखने का फैसला कर लिया। लगभग सारे, सिवाय एक के। सिर्फ एक इक्वेशन जिसे उन्होंने किताब में जगह दी, और वो था दुनिया का शायद सबसे मशहूर इक्वेशन, आइंस्टाइन का E=mc²। लेकिन ये तो सिर्फ एक चैलेंज था। असली कहानी, असली लड़ाई तो कुछ और ही थी। ये किताब सिर्फ एक महान दिमाग का काम नहीं थी, ये एक इंसान की जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी है। हॉकिंग खुद कहते थे, ALS या मोटर न्यूरॉन बीमारी होने के दुर्भाग्य के अलावा मैं लगभग हर दूसरे मामले में भाग्यशाली रहा हूं। जरा सोचिए इस नजरिए के बारे में। और हालात कितने मुश्किल थे, ये टाइमलाइन देखिए। 1982 में किताब लिखने का फैसला किया। 1985 तक पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया, और फिर उसी साल एक ऑपरेशन के बाद उनकी आवाज हमेशा के लिए चली गई, और किताब अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्हें खुद लगा कि शायद वो इसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा पॉइंट था जहां सब कुछ खत्म हो सकता था। बिना बोल पाए अपनी सोच को शब्दों में ढालना ये लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी, और उस संघर्ष का नतीजा एक जबरदस्त जीत थी। 10 अध्यायों में सिमटा पूरा ब्रह्मांड। ये जो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है ना, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से ब्रह्मांड को समझने का नक्शा है। एक ऐसा सफर जिस पर हॉकिंग हर किसी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। और क्या शानदार सफर था वो! ब्रह्मांड की हमारी तस्वीर से शुरू होकर स्पेस और टाइम की गहराइयों तक, फैलते हुए यूनिवर्स से लेकर ब्लैक होल्स के रहस्यों तक, और फिर टाइम के तीर की उस पहेली तक। मतलब इस किताब का कैनवस कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर ये कहानी सिर्फ एक जीनियस दिमाग की नहीं है। उस दिमाग के पीछे एक इंसान था, और उस इंसान के पीछे था एक पूरा सपोर्ट सिस्टम। ये देखिए, स्टीफन हॉकिंग के सिग्नेचर्स, एक पर्सनल टच जो हमें याद दिलाता है कि इस यूनिवर्सल काम के पीछे एक इंसान था। और ये काम अकेले नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरी टीम थी। उनका परिवार, उनके स्टूडेंट्स, उनके एडिटर, डोनर्स जिन्होंने उन्हें कम्युनिकेट करने का जरिया दिया, और हाँ, उनके सहयोगी, असिस्टेंट, सेक्रेटरी और नर्सें। हॉकिंग ने इन सबका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये वाकई एक टीम एफर्ट था। और सबसे हैरान करने वाली बात उन्होंने खुद कही कि मैं अब अपनी आवाज़ खोने से पहले की तुलना में बेहतर संवाद कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी ने उनकी सबसे बड़ी चुनौती को उनकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। और देखिए, हम वापस वहीं आ गए जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ये किताब का वो पन्ना है जहाँ उन्होंने अपना मिशन बताया था, और क्या खूब निभाया उन्होंने अपना मिशन, हर मुश्किल के बावजूद। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, वो क्या चीज़ है जो एक दिमाग को सच में असीमित यानी लिमिटलेस बना देती है? शायद इस कहानी में उसका जवाब छिपा है, इंसान की अपनी इच्छा शक्ति और दूसरों का साथ।